जय हिंद दोस्तों, रक्षा गन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हर एक वीडियो में आपका हालचाल पूछता रहता हूं। कुछ पेंशनर्स कहते हैं कि सर आप हमारा ही हालचाल पूछते रहते हो, कभी आप अपना नहीं बताते। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रात में। कुछ पेंशनर्स ने वो वीडियो देखा और पेंशनर्स कमेंट करते हैं कि सर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। क्या आपकी तबीयत खराब है, आपका माइक खराब है या आपका गला खराब है? दोस्तों मेरी तबीयत खराब है, मेरा गला खराब है। मेरा गला बैठ रखा है 1-2 दिन से। 2 से 3 दिन से मेरे को फ़ीवर भी था। मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ, मेडिसिन्स ले रहा हूँ, धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। मुझे अच्छा लगता है आप मेरे सपोर्ट में हैं और काफ़ी आप कमेंट करते हैं। मुझे सपोर्ट मिलता है इससे। मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनका स्वास्थ्य, हेल्थ सब कुछ अच्छा रहे और मेरा भी अच्छा बना रहे हेल्थ, ताकि मैं आपको वीडियोज़ अच्छे-अच्छे बना के देता रहूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 जानकारी दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा जनवरी 2025 से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये जानकारी एज यूजुअली सेम नहीं है, थोड़ी सी अलग जानकारी है डीएडीआर पे जो जनवरी 2025 से बढ़ेगा। एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा एडिशनल पेंशन को लेके। जी हाँ दोस्तों, एक कहानी मैं आपको समझाऊंगा। एक छोटी सी कहानी है फैमिली पेंशनर्स की, कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पीपीओ में नहीं है या फिर स्पर्श में नहीं है तो किस तरीके से आपको परेशानी हो सकती है एडिशनल पेंशन लेने में। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी आई है मेरे पास एडिशनल पेंशन को लेके, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 2 जानकारी हैं जो मैं आपको देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूँ, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है जनवरी 2025 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे या फिर हमारे द्वारा आपको बताया गया है कि 56% होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी 53 चल रहा है, 3% वो बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों एक अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, और ये अपडेट दी जा रही है स्टाफ न्यूज के द्वारा। यानी दोस्तों आपका डीएडीआर 55% भी हो सकता है और 56% भी हो सकता है। 2% भी बढ़ सकता है और 3% भी बढ़ सकता है। अब 2% क्यों बढ़ सकता है, इसकी क्या वजह है, यही है अपडेट। जी हाँ दोस्तों, यानी जो 55% होगा वो किस वजह से होगा, कुछ आंकड़े हैं जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसी टेबल में। ये जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन के तौर पर आप इस वीडियो को लीजिएगा, एक इंफॉर्मेशन के तौर पे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे इस टेबल को ध्यान से समझिए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। दोस्तों जैसा आपको पता है अभी नवंबर का आंकड़ा आया था, नवंबर का एआई सीपेन का आंकड़ा आया था। उसमें दोस्तों जो हमारा परसेंटेज था वो था 144.5%। अक्टूबर में भी 144.5% था। अगर हम नवंबर तक देखें तो हमारा डीएडीआर अभी स्टिल है, अभी रुका हुआ है कितना, 55.53। जी हाँ दोस्तों, हम अभी भी ये कह रहे हैं कि 3% की बढ़ोतरी हो, 56% आपका डीएडीआर हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए नवंबर का आंकड़ा हमें मिल गया, अभी आपका डीएडीआर रुका हुआ है 55.53%। अब दोस्तों एक महीने का आंकड़ा आना बाकी है और वो है दिसंबर 2024। जी हाँ दोस्तों, जब दिसंबर 2024 का आंकड़ा आ जाएगा तो फुल कंफर्मेशन हमें पता लग जाएगा कि कितना परसेंट आपका जनवरी 2025 से आपका डीएडीआर होगा। जी हाँ दोस्तों, और उसी के आधार पे भारत सरकार अप्रूव करेगी। अभी सिर्फ हमें नवंबर तक का आंकड़ा मिला है, जुलाई से लेके नवंबर तक का। जुलाई से लेके नवंबर तक के आंकड़े में जो आपका डीएडीआर अभी पहुंचा है वो पहुंचा है 55.53%। जैसे ही दिसंबर का आंकड़ा आ जाएगा उसके हिसाब से हमें पता लग जाएगा कि जनवरी 2025 से आपका कितना परसेंट डीएडीआर होगा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ सिनेरियो समझाऊंगा, 3 टाइप के सिनेरियो जो मैं आपको समझाऊंगा, ये महत्वपूर्ण, जरा ध्यान से समझिएगा। दोस्तों अगर दिसंबर का आंकड़ा आता है और उस आंकड़े में कोई फेरबदल नहीं होता, ना ही ज्यादा बढ़ता है और ना ही ज्यादा कम होता है, यानी जितना नवंबर में आया था
उतना ही दिसंबर में रहता है। नवंबर में था 144.5, दिसंबर में भी 144.5 रहता है। तो दोस्तों आपका DADR हो जाएगा 56%। जी हाँ दोस्तों, 56% हो जाएगा, ये कंफर्म है। 3% की बढ़ोतरी हो जाएगी अगर सेम आंकड़ा यही रहता है 144.5। अब दोस्तों दूसरा सिनेरियो समझते हैं। दूसरा सिनेरियो क्या है? इफ CPI IW डिक्रीज टू 0.6 पॉइंट इन नेक्स्ट मंथ। जी हाँ दोस्तों, अगर दिसंबर के आंकड़े में 0.6 पॉइंट की कमी होती है तो दोस्तों फिर यहाँ पे नुकसान होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी जो पहले 3% बढ़ रहा था वो सिर्फ 2% बढ़ेगा। कैसे? देखिए यहाँ पे नवंबर में था 144.5%, अगर दिसंबर में ये कम हो जाता है यानी 0.6%, 0.6 पॉइंट ये कम हो जाता है यानी 143.9 हो जाता है, तो दोस्तों आपका DADR हो जाएगा यहाँ पे 55%। जी हाँ दोस्तों, तो हम ऐसी आशा नहीं करते कि कम हो जाए, 0.6 कम हो जाए दिसंबर के आंकड़े में, हम ऐसी उम्मीद नहीं करते। हम तो यही चाह रहे हैं कि जितना भी बढ़े ज्यादा ही बढ़े। लेकिन दोस्तों एक समझाने के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ये अपडेट आई थी इसलिए मैं वीडियो बना के दे रहा हूं आपको। तो मैंने आपको समझा दिया, ये दूसरा सिनेरियो है। जी हाँ दोस्तों, ये पहला नहीं है, ये दूसरा सिनेरियो। मैंने आपको बताया अगर दिसंबर के आंकड़े में 0.6 पॉइंट की कमी आती है, डिक्रीज होता है, तो दोस्तों आपका DADR 55% होगा, 55% जनवरी 2025 से बढ़ने वाला। अब दोस्तों मैं आपको तीसरा सिनेरियो भी दिखा देता हूं। तीसरा सिनेरियो क्या है? इफ डिक्रीज इन CPI IW नॉट लेस देन 0.5 पॉइंट, यानी डिक्रीज होता है लेकिन लेस देन नहीं जाता है 0.5 पॉइंट से, तब दोस्तों आपका कितना परसेंट DADR होगा जनवरी 2025 से? 56%। कैसे? नवंबर में था आपका 144.5, अगर दिसंबर में 144.0 होता है, जी हाँ दोस्तों 144.0 होता है, तब भी आपका DADR 56% होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों अगर आप मेरे अनुसार देखें तो लगभग 65% से ज्यादा, 75% से ज्यादा आपका DADR 56% की तरफ ही घूम रहा है, 56% की तरफ, यानी 3% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन कंफर्मेशन तभी होगा जब दिसंबर का भी आंकड़ा आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैंने ये तीनों सिनेरियो आपके सामने रख दिए। आप नीचे कमेंट करके बताइए, आप नीचे कमेंट करिए 2% की वृद्धि होगी या फिर 3% की बढ़ोतरी होगी। 2% की, 3% की, 55% होगा या फिर 56% होगा। आप अपने विचार कमेंट जरूर रखिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी भी राय जानना चाहता हूं। मेरे अनुसार मैं लेके चल रहा हूं 56%, 3% की बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों पहली जानकारी तो ये थी। अब चलते हैं दोस्तों दूसरी जानकारी की तरफ। बिग ब्रेकिंग न्यूज, अतिरिक्त पेंशन के लिए नए PPO जारी, 20% एडिशनल पेंशन विद एरियर। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों आप आगे चलकर 80 ईयर्स पे पहुंचते हैं, मैं चाहता हूं कि आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना हो एडिशनल पेंशन लेने में, इसलिए ये जो दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं सही से समझ लीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर PPO में आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, स्पर्श में आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, चाहे वाइफ की हो या फिर खुद पेंशनर की हो, तो दोस्तों फिर एडिशनल पेंशन लेने में दिक्कत होगी। मैं फैमिली पेंशनर की भी बात कर रहा हूँ और खुद पेंशनर की भी बात कर रहा हूँ जो खुद पेंशन ले रहा है। डेट ऑफ बर्थ का बहुत अहम रोल है एडिशनल पेंशन लेने में। एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी समझा रहा हूं, सही से समझेगा। बिग ब्रेकिंग, 20% अतिरिक्त पेंशन के लिए नए PPO जारी, माधु बहन की कहानी। जी हाँ दोस्तों, एक फैमिली पेंशनर है जिनका नाम है माधु बहन, इनकी एक कहानी है एडिशनल पेंशन को लेके। डेट ऑफ बर्थ ना होने की वजह से कितनी परेशानी हुई इन्हें पेंशन लेने में, एडिशनल पेंशन लेने में, उनकी ये कहानी है। अगर आपने ये गलती सुधार ली तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको बारीकी से समझाता हूं। पेंशन भोगियों के अतिरिक्त पेंशन को लेकर खुशखबरी आ रही है। आपको बता दें कि वडोदरा गुजरात की रहने वाली माधु बहन की कहानी एक ऐसे परिवार पेंशन भोगी की है, एक फैमिली पेंशनर है जिन्होंने अपने हक के लिए वर्षों तक संघर्ष किया। उनके पति स्वर्गीय श्री अरविंद भाई जोशी
भारतीय रेलवे में कार्यरत थे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे के इनके पेंशनर थे, मतलब इनके पति थे। उनके निधन के बाद माधु बहन को पारिवारिक पेंशन तो मिल रही है, यानी इनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसके बाद फैमिली पेंशन इनको मिल रही थी। लेकिन उनकी जन्मतिथि, यानी उनकी जन्मतिथि डेट ऑफ बर्थ पीपीओ में दर्ज नहीं थी। इस गलती के कारण उन्हें 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है, एडिशनल पेंशन जो काम करती है 20%, 30%, 40%, 50%, 90, 100 जितने भी है, वो काम करती है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। अगर डेट ऑफ बर्थ स्पर्श में नहीं है, पीपीओ में नहीं है, रिकॉर्ड में नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पेंशन ले रहे हो, चाहे वो फैमिली पेंशनर हो या फिर खुद पेंशनर हो। अगर दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है या फिर गलत है, तो फिर एडिशनल पेंशन लेने में दिक्कत होगी। तो इसमें सुधार करना बहुत जरूरी है। आगे समझते हैं अतिरिक्त पेंशन मिलने में समस्या। अब कैसे समस्या आती है एडिशनल पेंशन मिलने में, ये समझना जरूरी है। माधु बहन के पति का निधन 8 अप्रैल 2004 को हुआ, जिसके बाद उन्हें परिवार पेंशन मिलनी शुरू हुई। हालांकि 7वें वेतन आयोग के अनुसार उनकी पेंशन संशोधित होने के बाद भी पीपीओ में उनकी जन्म तिथि शामिल नहीं की गई। दोस्तों कई बार क्या होता है कि पेंशन तो रिवाइज कर दी जाती है, फैमिली पेंशन तो रिवाइज कर दी जाती है, लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो कई बार मेंशन नहीं होती है। पीपीओ भी रिवाइज होके आ जाता है, लेकिन उसमें भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होती है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो इसमें सुधार करना बहुत जरूरी है। जब भी आपकी पेंशन रिवाइज हो, जब भी आपका कोई कोरिजेंडम पीपीओ निकल के आए, चाहे आप स्पर्श के पेंशनर्स हो, चाहे आप बैंक के थ्रू पेंशन ले रहे हो, आपके पास कोई सा भी पीपीओ हो या फिर रिवाइज पीपीओ हो, उसमें डेट ऑफ बर्थ जरूर जरूर चेक करें। अब दोस्तों इनकी पेंशन तो रिवाइज होगी 7 सीपीसी के अनुसार, लेकिन जो पीपीओ निकला उसमें जन्म तिथि शामिल नहीं थी। जब माधु बहन ने 80 वर्ष की आयु पूरी की, तो उन्हें अतिरिक्त पेंशन पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब इन फैमिली पेंशनर की एज 80 क्रॉस हुई, उसके बाद इनको 20% एडिशनल पेंशन नहीं मिली, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं था पीपीओ में। उन्होंने कई मंचों पर शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन उन्हें कोई समाधान नहीं मिला। काफी जगह इन्होंने शिकायत भी करी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। फिर आगे क्या लिखा है, सीपी ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज। फिर दोस्तों इनको बताया गया कि आप सीपी ग्राम पे शिकायत डालें। थक हार कर उन्होंने 22 जून 2024 को सीपी ग्राम पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज कराई। इसमें उन्होंने पीपीओ में अपनी जन्म तिथि जोड़ने और अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत करने की मांग की। हालांकि उनकी शिकायत को भारतीय रेलवे ने यह कहते हुए बंद कर दिया कि कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, सीपी ग्राम में इन्होंने शिकायत डाली कि मेरे को एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जाए और उससे पहले जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो पीपीओ में मेंशन करा जाए। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, डीओपीपीडब्ल्यू की सक्रिय भूमिका। माधु बहन के मामले को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने गंभीरता से लिया। इसे 2 बार पुनः पंजीकृत किया गया। इसके अलावा इसे अंतर मंत्रालय समीक्षा बैठकों में भी उठाया गया, ताकि जल्द से जल्द समाधान हो सके। दोस्तों डीओपीपीडब्ल्यू, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, ये काफी अच्छी भूमिका अदा करता है। पेंशनर्स की, फैमिली पेंशनर्स की जो परेशानी रहती है, पेंशन से जुड़े मसले रहते हैं, उनको बहुत आसानी से हल करता है। लगातार दोस्तों ये कुछ बैठकें भी आयोजित करता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशन अदालत भी ये लगाता है, ताकि पेंशनर्स जो हैं, फैमिली पेंशनर जो हैं, वो वहां पर आए, अपनी समस्या बताएं और फिर उनका निपटान किया जा सके। ऐसे ही दोस्तों जो ये फैमिली पेंशनर थे, इन्होंने भी दोस्तों शिकायत डाली थी। उसके बाद डीओपीपीडब्ल्यू ने इसे रजिस्टर किया और फिर आगे की कार्रवाई करी। फिर आगे क्या लिखा है, सफल समाधान और वित्तीय राहत। डीओपीपीडब्ल्यू के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप माधु बहन का मामला सफलतापूर्वक हल हो गया। उनकी जन्म तिथि पीपीओ में शामिल कर दी गई, अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत कर दी गई। इसके साथ ही उन्हें 9 लाख रुपए के बकाया भुगतान भी किए गए। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता थी, जिससे उन्हें राहत मिली। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार इनको सफलता मिल गई, फाइनली इनको सफलता मिल गई।
9 लाख का इनको एरियर भी मिल गया और जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं थी वो डेट ऑफ बर्थ भी पीपीओ में दर्ज कर दी गई। अब दोस्तों इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, अब इससे आपको क्या सीख मिली ये मैं आपको समझाता हूं। इस कहानी से सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए, मेरे लिए भी। जी हाँ दोस्तों, माधु बहन की ये कहानी उन लाखों पेंशन भोगियों के लिए प्रेरणा है, चाहे वो खुद पेंशनर्स हो या फिर खुद फैमिली पेंशनर हो, जिसमें अनमैरिड डॉटर, विडो डॉटर, डिवोर्सी डॉटर या फिर खुद नॉर्मल फैमिली पेंशनर जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये डीओपीपीडब्ल्यू जैसे विभागों की तत्परता और उनके प्रयासों का ही प्रमाण है। सही दिशा में लगातार प्रयास करने से समाधान अवश्य मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि सही दिशा में लगातार प्रयास करने से समाधान अवश्य मिलता है। पहले इन फैमिली पेंशनर्स को कोई सही दिशा नहीं मिल रही थी, काफी शिकायतें इन्होंने डाली, इनका समाधान नहीं हो रहा था। इनको एक सही रास्ता दिखाया गया कि आप सीपी ग्राम में शिकायत डालें। फिर दोस्तों शिकायत डीओपीपीडब्ल्यू के पास भी गई, दोबारा शिकायत रजिस्टर हुई, उसके बाद इनकी समस्या का समाधान हो गया। यानी आप लगातार प्रयास करते रहे, निरंतर प्रयास करते रहे तो एक ना एक दिन आपका प्रयास जरूर सफल होता है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका जो प्रयास है उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। एक बार निराशा हाथ लगेगी, दूसरी बार निराशा हाथ लगेगी, हो सकता है तीसरी बार आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो लगातार आप प्रयास जरूर करिए। जिस तरीके से इन फैमिली पेंशनर्स को इनका हक मिला है, जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं थी, डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दी गई, एडिशनल पेंशन दे दी गई, 9 लाख का एरियर मिल गया, यानी जो इन्होंने प्रयास किया वो सफल हुआ। तो ऐसे आपका भी प्रयास सफल हो सकता है, चाहे आपका सब्जेक्ट विषय कुछ और रहा हो पेंशन की समस्या का। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपने विचार आप जरूर नीचे बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बस मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को आप शेयर भी कर दीजिए करेगा अपने ग्रुप में। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें एक पैसा भी नहीं लगता। थैंक यू सो मच।